नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस छोटे से चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि हम लोग अभी तक 14 कहानी समाप्त कर चुके हैं और आज मैंने 15 कहानी के रूप में अमृतसर आ गया जो भीष्म शाहनी जी की कहानी है उसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। यह जो कहानी है पटरिया नामक कहानी संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है? पटरिया नामक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। इसमें कौन कौन कहानियां हैं? तो पहला पटरिया, दूसरा अमृतसर आ गया, तीसरा ललक, चौथा नया मकान, पांचवा तस्वीर, छठा मौका प्रस्त, सातवां जख्म, आठवां पैरों का निशान, नौवां अभी तो मैं जवान हूँ, 10वां रास्ता, 11वां इंद्रजाल, 12वां डोरे, 13वां ढोलक और भगोड़ा। ये सब पटरिया नामक कहानी संग्रह में संकलित कहानी है। और यह कहानी की कुछ विशेषता ये है कि यह जो कहानी है मैं शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? मैं शैली में लिखी गई है। इसका विषय वस्तु यह है कि यह भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं में व्यक्त करती है। इस कहानी में वर्णन है, किसका वर्णन है? रेल के डिब्बे में भारत और पाक विभाजन के समय जो सांप्रदायिक नफरत पैदा हुआ था उसी का इसमें वर्णन किया गया है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई देती है। पहले तो इस कहानी में देखेगा कि सारा जो माहौल है खुशनुमा है, लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में लास्ट आते आते बड़ा ही भयानक सीन आता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। कहानी यहीं से शुरू होता है। लेखक स्वयं कह रहे हैं कि गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते जा रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा में लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी कर हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ा रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उस डिब्बे में पहले तो एक सरदार जी थे और उसके साथ में 3 कौन थे? पठान जी थे जो व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। एक आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाई और कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 1-2 मुसाफिर और भी हो, पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं। और 2-4 वो हो सकते हैं कि ना, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मुझे और उतना स्पष्ट रूप से याद नहीं है। याद उसी का रहता है जिससे कुछ कहानी जुड़ा हो। तो यही लोग थे जिससे कहानी जुड़ा हुआ था। आगे लेखक कहते हैं कि गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहड़ियां उठ रही थी। और मन में बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी झूठ-फूटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ-फूटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झूठपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसे होगी, पर किसी भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहेब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। जिन्ना साहेब जो पाकिस्तान के हैं उसके बारे में पूछ रहे थे उनसे, लेखक से, कि बताइए वो मुंबई में रहेंगे कि पाकिस्तान चल जाएंगे। और मेरा हर बार यही सवाल होता, मुंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में जाते आते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने से क्या तुक है?
लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में ही, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान से आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे। क्या कह रहे हैं, उस समय ऐसा माहौल था कि जगह जगह क्या हो रहे थे, दंगे भी हो रहे थे और यौम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में देश के आज़ाद हो जाने पर अपने आप बंद हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि जो यह दंगे हैं, लगता है कि जब देश आज़ाद हो जाएगा ना तो अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। लेखक आगे कहते हैं कि जो जेहलम का स्टेशन था वह पीछे छूट चुका था। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने। पठान साहब क्या कर रहे थे, जो लेखक के बगल में बाबू बैठा हुआ था उसको खाने के लिए मांस का टुकड़ा बढ़ा रहे थे। का ले बाबू ताकत आएगी। पठान साहब क्या कर रहे हैं कि ले बाबू ताकत आएगी, हम जैसे हो जाओगे, मतलब मेरे जैसे हो जाओगे। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, अरे ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो तू अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं है। किसने कहा? दूसरे पठान ने, कि मेरे हाथ से नहीं ले रहा, तुम अपने हाथ से ले लो। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के दुम, इधर तुम्हें कौन देखता है? अरे हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। वो तुम हमारे हाथ का बोटी टोर, हम तेरे साथ दाल पिएगा। तुम मेरे साथ मांस खा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? दाल पीऊँगा। इस पर का कहा उठा और दुबला पतला बाबू हंसता, सिर हिलाता और कभी कभी 2-4 शब्द पश्तो में भी कह देता। ओह कितना बुरा बात है, हम खाता है और तुम हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। पठान क्या कर रहे थे कि अच्छा नहीं लगता कि हम सब खा रहे हैं, तुम मुंह देख रहे हो। तब फिर कहता है, सरदार कहता है, अरे यह इसलिए नहीं लेता है कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल काय सरदार जी बोले। किसने बोले? सरदार जी जो थे वो कहते हैं कि अरे तुम लोग हाथ नहीं धोए हो ना, इसीलिए नहीं लिए हैं। और बोलते बोलते खी खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट से नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं है। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फीकी खी करने लगे। मांस नहीं खाता है ये बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर का कहा उठा। फिर पठान साहब क्या कर रहे हैं, अरे मांस नहीं खाता है तो जाओ जनाना वाला जो डब्बा है उसमें जाकर बैठो, फिर इधर क्या कर रहा है? डिब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर वही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक ही तरह के बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा कहानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घूमते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। उसी समय एक स्टेशन आया हुआ था, तो किसी ने पूछा कि कौन सा स्टेशन है। तो कौन सा स्टेशन था? वजीराबाद था। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया।
छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। क्या हुआ, एक घटना का जिक्र करते हैं लेखक कि गाड़ी वहां थोड़ा देर खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी कि एक आदमी साथ वाले डिब्बे में पानी लेने के लिए उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे में लौट आया। छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने उस सब कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी लोग थे, 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग रहे थे। किस स्टेशन की यह बात हो रही है? वजीराबाद स्टेशन की। इस पर घबरा कर भागते हुए लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। बाहर का जो माहौल था, सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, लेकिन डब्बे में सभी जाति के लोग, सभी अलग अलग धर्म के लोग थे, लेकिन डब्बे में कुछ वैसा नहीं था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। जो दुबला बाबू का सब मजाक कर रहा था पठान, वही दुबला बाबू क्या कहता है लेखक से कि लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसीलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। लेखक कह रहे थे मैंने तो दंगा देखा था, और वहाँ पे जो भागता हुआ आदमी था, खटाक खटाक दरवाज़ा बंद हो रहा था, घर के छतों पर सब लोग खड़े थे, चुप थे, सन्नाटा था, ये सब क्या थे? दंगे के चिन्ह था, वो जो वहाँ आभास लेखक को हो रहा था। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफार्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा था, नहीं है जगह, बोल दिया नहीं है जगह, किसी ने कहा। तो कोई कह रहा है कोई मुसाफिर अंदर आ रहा है ट्रेन के अंदर, तो कोई कहता है कि अरे कहाँ घुसा आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है, बोल दिया ना यहाँ जगह नहीं है। तो फिर कहता है कोई कि बंद करो दरवाजा जी, यूं ही मुंह उठाए घुस आते हैं, आवाजें आ रही थी। और कुछ लोग कह रहे बंद दरवाजा ही बंद कर दो कि कोई नहीं आएगा। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते थे, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता था। जो अंदर वाला मुसाफिर है, जो बाहर वाला मुसाफिर अंदर जब तक आता था उसके पहले बहुत विरोध करते थे, लेकिन जब अंदर आ जाता था तो फिर उसका जो विरोध था वह खत्म हो जाता था, और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की ही दुनिया का निवासी बन जाता था, और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता था। एक स्टेशन आया, उस पर चढ़ने नहीं दे रहा था, लेकिन कैसे तैसे करके वह चढ़ जाता था, तो वही अगला डब्बे में जब स्टेशन आता था तो वही व्यक्ति अगला आदमी को चढ़ने नहीं दे रहा था। इस तरह का सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गया था। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़े और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूरी नहीं हलवाई की दुकान में काम करता होगा। लेखक कह रहे हैं कि लगता था कि जरूर कहीं हलवाई के दुकान में, इतना गंदा कपड़ा था तो लग रहा था कि कहीं काम करता होगा हलवाई के दुकान में। वह लोगों की शिकायतों, आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। वह जो व्यक्ति था एक संदूक काला कलर का था, लेके चढ़ रहा था और उसके पीछे कह रहा था आ जाओ, तुम लोग भी चढ़ जाओ। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई, और उसके पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी चिल्लाए ही जा रहे थे कि सरदार जी को कुल्हे के बल उठकर बैठना पड़ा। सब चिल्ला रहे थे। जो व्यक्ति अंदर घुसा एक 16-17 साल की लड़की थी और एक महिला थी, सूखी सी महिला थी। तब वो सब क्या करे थे, डब्बे के लोग थे वह सब चिल्ला रहे थे, बंद करो जी दरवाजे, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, और उसकी पत्नी और बेटी संटास के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी, और कोई डब्बा नहीं मिला,
औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। कोई कह रहा है कि और कोई डब्बा नहीं मिला जो इसी डब्बे पर आ गए हो, और साथ में औरत जात को भी उठा के लेके चला आया है। वह आदमी पसीने से तर था, हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था और संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। तो उस व्यक्ति क्या कहता है, अजी टिकट मेरे पास है, मैं बेटिकट वाला आदमी नहीं हूँ। इस पर डब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। कौन कह रहा है, जो पठान साहब थे वो कहा। और पठान आमना देखा ताब आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात मार दी। क्या किया, जो पठान था ऊपर से उठकर उस पे लात जमा दी, पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह हाय हाय करती बैठ गई। वह व्यक्ति पर लात मारा, लेकिन किसको लगे, उसकी पत्नी पर लगे, और बेचारी कलेजे पर लगे, वह हाय हाय करके वहीं पे बैठ गई उसकी पत्नी। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह आदमी चाहता तो उलझ सकता था, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बों में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। तब पठान बोलते हैं, निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाता इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया। क्या किया, दूसरा व्यक्ति जो उसका संदूक था उसको नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठे बुढ़िया करलाए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। एक बूढ़ी थी, वो चिल्ला रही है, ए नेक बख्श तो बैठने दो, आजा बेटी तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़े बे जालिमों को, बैठने दो। एक बूढ़ी चिल्ला रही थी, उस जो लेडीज थी उसको कह रही थी कि आजा, उधर नहीं जगह है तो आजा मेरे पास बैठ जाओ, चल जाएंगे कैसे तैसे करके सफर काट लेंगे। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा कि जब गाड़ी सहसा सरकने लगी। अभी सामान पूरा आ भी नहीं पाया था उसका, तभी क्या हुआ, गाड़ी चलने लगी। छूट गया सामान, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। तब वो आदमी क्या चिल्लाता है, जा सामान तो छूट गया। पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी। तभी उस व्यक्ति जिसका चोट उसकी वाइफ को लगा था वही कहता है, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहारा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथ से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। सब तो तीनों क्या की, जो उसके बेटी थी और हस्बैंड था और जो वाइफ थी, तीनों उतर गई। तभी जो बुढ़िया बोल रही थी, जो पठान मारा था उस लेडीज को, तो बुढ़िया बोल रही थी कि बहुत बुरा तुम लोग किया है, बहुत बुरा किया है, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ भी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूले प्लेटफॉर्म के लागते हुई आगे बढ़ गई और डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। जब बुढ़िया चिल्ला रही थी तो जो पठान था वो विरोध नहीं कर पा रहा था। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। तभी लेखक के बगल में दुबले बाबू बैठे थे और वो कह रहे हैं, बतिया रहे हैं कि देखो यहाँ पे आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उसमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे हैं, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई। धीरे धीरे मुसाफिर के जितने लोग थे ट्रेन में, सबको पता चल गई कि यहाँ पे दंगा हुआ है, और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छड़ गया। माहौल तो खुशनुमा था, लेकिन धीरे धीरे जो डिब्बा में था क्या था, सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा।
दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीना की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा कि जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया और लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली खुली, ज़्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन है? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन में तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और भी ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी बास्केट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगा। बुढ़िया 12 बार माला जाप कर किए जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओठ नजर आते, लगता कि उसमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मस्कल लादे प्लेटफॉर्म लांग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो, पियो पानी, पियो पानी। औरत के डिब्बों में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता है वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला हो। वही साथ में पानी पिला रहा था, वही कह रहा था कि यहाँ पे बहुत मारपीट हुआ है, और ऐसा समझ में आ रहा था कि इतना मतलब मार्केट में वह अकेला बचा है और सबको पुण्य कमाने के लिए चला है। गाड़ी सड़की तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियां के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञान आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दों जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द एक ही औरत है, ये सीट पर उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम पर बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। कौन हंसे जा रहा था? वह पठान जो था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा और अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। उससे आगे बढ़ के फिर पठान कहता है कि तुमको हम यहाँ बैठने नहीं देंगे, तुम जनाना डब्बे में जाके बैठ जाओ। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श के पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी का पथराव होगा और गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। वह नीचे क्यों लेट गया? तो अब ये समझ में आता है कि उसको लगा कि पत्थर जब आएगा तो चोट लग जाएगा, इसीलिए वह नीचे में लेट गया था। कुछ भी कहना कठिन है। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। अब क्या बात था उतना पता नहीं। अगर कोई मुसाफिर अगर चढ़ा रहा था उसी के लिए चढ़ा रहा था या पत्थर के डर से था, इसको कोई उतना सही जानकारी नहीं है। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा।
डिब्बे में मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा छूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते, कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर सन्नाटा और भी गहरा उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। सब लोग थे, सब टेंशन में थे, लेकिन लग रहा था जो पठान है वह निश्चित से बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला अब नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। लेखक वर्णन आगे करते हैं कि जितना जो लोग अन्य मुसाफिर थे वह सभी का आंख फटा हुआ था, जबकि जो पठान था उसका क्या था, उसको नींद आ रहा था, ऊँघ रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी। जो बुढ़िया थी जो बोल रही थी उस समय, वो भी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्वीर निकाल ली और धीरे धीरे हाथ चलाने लगा। तस्वीर क्या होता है? माला जो जप करने वाला होता है उसी को तस्वीर। इसका वर्णन उसमें भी आया था, दुनिया का अनमोल रतन जो कहानी था उसमें भी तस्वीर। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले नजर आते तो कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, पर किसी वक्त अपनी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला। उसके बाद दुबला बाबू के वर्णन करते हैं लेखक, कहते हैं उसके बाद जो मेरे साथ दुबला बाबू बैठा हुआ था वह ऊंची आवाज में बोला। जब वो देखा कि जो उसका एरिया था वह पार कर गया, अपना एरिया में आ गया, तो कहता है ऊंची आवाज में, हरबंसपुर निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी, वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। इतना जोर से वह चिल्लाया था। कौन? दुबला बाबू। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तजवी वाला पठान चौंक कर बोला। जब चिल्लाया कि हरवंश पूरा निकल गया, तब जो वो पठान था वो कहता है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंशपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एकाध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन की सीटी दी और उसी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर में खटाक सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंचा आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया। बाबू के अपने शहर में जब आया तो उसका जोश देखकर फिर उसे क्या किया, उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। क्या उसको गाली देने लगा? किसको? पठान को। कौन? वो दुबला बाबू जो सब कुछ सुन रहा था, बर्दाश्त कर रहा था उतना देर से पठान जो बोल रहा था। बाबू चिल्लाने लगा और चिक चिक कर गालियां बकने लगा। तस्वीर वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ एक क्या बाबू, हमको कुछ बोला। बाबू को उत्तेजित देकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं, हिंदू औरत को लात मारता है। वह दुबला बाबू अब फिर बदला ले रहा है। किससे? पठान से। ओ बाबू, बकर बकर नहीं करो, अरे खंजीर के तक गाली मत बको, हमने बोल दिया हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देता है? बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया और वह सिर से पांव तक कांप रहा था। उसका तो क्या किया, उस पे जो सीट पर था उस पर चढ़ गया और क्या कर रहा था, वह कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने का जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। जो वहाँ पे सरदार जी थे वो कहते हैं कि अरे छोड़ो छोड़ो, उतना लड़ने का जगह यह नहीं है। तेरी मैं लात न तोड़ दूँ तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बापू ने चिल्लाया। पठान पर जब गया उसके बर्थ पर तो कहता है कि गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया।
जो हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, ये तुम गाली हमको क्यों देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। उसका पठान कहता है कि हम ही खाली बोले थे, सब लोग तो कह रहा था कि निकल जाना, तब ना उसको हम निकाले। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, ओ जिन जोगियो, आराम नाल बैठो, बेरब दिए बंदियों, कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे। बुढ़िया फिर बीच बीच में बोल रही थी और वह फुसफुसा रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल तेरी मैं उस पठान वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। वहाँ जब अमृतसर में गाड़ी पहुंची तो सब पूछ रहे थे कि कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी, पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो चिर खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे से बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा कि बाबू डब्बे में नहीं था। उनके भी 3-4 पठान उनको दिख गए, जो पठान लोग थे उनके भी, लेकिन मैंने जब इधर उधर देखा तो जो बाबू था वह डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे से निकल गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। लेखक कहते हैं कि मेरा माथा ठनक गया कि देख रहे थे कि जो बाबू है वह दुबला पतला बाबू क्या था, मैंने कि वो गुस्से में था। लेखक को लग रहा है कि वह गुस्से में था, ना जाने कब क्या कर बैठे, इसीलिए लेखक परेशान है। पर इस डिब्बे में तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में बैठने लगे। वो जो वहाँ पे पठान था वहाँ से हट के वह दूसरे जो पठान साथी थे उसी के डिब्बे में चला गया था। उसका चेहरा बाबू, उसके बाद क्या कहते हैं लेखक कि तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था, पर माथे पर बालों की लट झुल रही थी। नजदीक पहुंचा तो देखा कि मैंने कि उसके दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी है। जाने वह उसे कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया था। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान की ओर देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। उसको लगा कि पठान तो यहीं पे होगा, लेकिन जब ऊपर देखता है तो पठान वहाँ था ही नहीं। निकल गए हरामी, सब के सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, तुम सब नामर्द हो। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे, किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा और वह बड़ा उत्तेजित था, बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। कौन, किसका जिक्र कर रहे हैं लेखक? दुबला बाबू का। धीरे धीरे हिचकोले खाते गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पुड़ियाँ खा ली थी और पानी भी लिया था, और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उगने भी लगे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहे थे। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। लेखक कह रहे थे बार बार दुबला बाबू उसी पठान के बारे में पूछ रहे थे। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद उगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता तो कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी की खराटे सुनाई देती। जो सामने में जो सरदार जी हैं वही दिखाई देते थे, लेखक के सामने बैठे थे।
अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांग पसाकर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता कि डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, तो कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता था। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता कि जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है, या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी का रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में बाहर देखा तो दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल की लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया और नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने के लिए विचार छोड़ दिया। डिब्बे में अंधेरा अंदर छाया हुआ था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था कि पौ फटने वाली है, यानी सुबह होने वाली है। मेरे पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। तभी क्या, लेखक कहते हैं कि लग रहा था कि कोई कुछ सामान कुछ खरोच रहा था। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा तो डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा तो सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी सूल झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे आई की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती हुई चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसके 2 गठरियां उठा रही थी। बोझ के कारण उसे दौड़ा नहीं जा रहा था। डब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुंह कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आ जा, तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा। दरवाजे पर फिर से पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। वह बार बार आदमी चिल्ला रहा था कि मेरे साथ एक औरत भी है, प्लीज दरवाजा खोल दो। सहसा मैंने देखा कि बाबू हड़बड़ा कर उठ बैठा। तभी लेखक कहते हैं कि जो मेरे पास दुबला बाबू बैठा था, वह देखे कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है, इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा कि खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से उसका हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकिनी टटोलने लगा। वह जो बाहर आदमी था, वह देखा कि नहीं खोल रहा है, तो वह अपने से सिटकिनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी ने स्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा और एक ही भरपूर बार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया था। मुझे लगा कि जैसे छड़ के बार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे और कंधे पर लटकती हुई गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले ओठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार अल्लाह अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए और उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही है कि वह कौन है जो उसे किस अदावत का बदला ले रहा है। इतना जोर से उसके माथा पर मारा, उसको लगा, जो लेखक है, कि चोट ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन जो उसका हालत था बहुत ज़्यादा खराब है। उसको लग रहा है कि वो सोच रहा होगा कि कौन सा जन्म का ये बदला हमसे ले रहा है।
इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके ओठ फिर से फड़फड़ाए और उसके सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा कि जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण होठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। जो औरत थी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वह बड़बड़ाए जा रही थी। वह अभी भी शायद समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी के ठीक से चढ़ नहीं पा रहा है और उसका पैर जम नहीं रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी दो गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही औरत का भागना बंद हो गया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। मानो क्या हुआ, दोनों का सफर समाप्त हो गया है। वो देख के तो परेशान हो गई और लगता है उसका भी डेथ हो गया है। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बूत का बुत बना खड़ा था। लोहे का छड़ अभी भी उसके हाथ में था। मुझे लगा कि जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहते हो, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसके हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे में अंधियारी कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला और किसी अज्ञान प्रेरणावश वह एकदम आगे खड़ा हो गया और दरवाजे से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया और फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो उसी समय वहीं पे छूट गई थी, क्या हुआ पता नहीं। उसका हालत तो काफ़ी खराब था। उसने ध्यान से अपने कपड़े की ओर देखा और अपने दोनों हाथों की ओर देखा। फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उसे सूंघा, मानो जानना चाहता है कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे छुटपुटा छटने लगा, दिल खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों से पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे और अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगे। बड़े जीबट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर कर ही वे पठान जो है वो डिब्बे से बाहर निकल गए हैं। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। सरदार जी क्या कहते हैं, ये सब कह के हंसने लगे। बाबू जनाब ने मुस्कुराया और एक विभत्स सी मुस्कान जो देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। वो पठान तो नहीं मरा, लेकिन दूसरा जो पठान था शायद वो मर ही गया होगा। इसीलिए बाबू मुस्कुराया और एक मुस्कान सा करके सरदार जी को देखने लगा। सरदार जी को शायद पता नहीं था, लेकिन लेखक वो सब घटना को देखे थे, उसका जिक्र भी किए थे। माने सांप्रदायिकता में किस प्रकार आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा था। अभी भी कभी कभी जो ये दंगा टाइप का जो चीज़ होता है उसमें आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। साथ में बैठा आदमी किस तरह से बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। इसी का वर्णन भीष्म साहनी जी ने किए हैं। और इनका एक उपन्यास भी है जो हम लोग का सिलेबस में भी लगा हुआ है, तमस। इसमें भी सांप्रदायिक दंगे का बात किया गया है, जिसमें एक सुअर मारने पर जो दंगा उत्पन्न हुआ था, मुराद अली कहा था सुअर मारने के लिए, उसके बाद जो दंगा उत्पन्न हुआ था उसी का वर्णन उनके उपन्यास किसमें है, तमस में भी है। इस प्रकार कहानी में 15वां कहानी का यह सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस तरह साथ देने के लिए शुक्रिया और लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।